नेक्स्ट आपने सुन रखा होगा टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी। तो आज बात करता है हाइपर सेंसिटिविटी कि हाइपर सेंसिटिविटी होता क्या है। हाइपर सेंसिटिविटी मतलब आपने बहुत से को सुना होगा मेरे को इससे हाइपर सेंसिटिविटी है, आई हैव एलर्जी विद दिस। ठीक है, हाइपर सेंसिटिविटी मतलब किसी चीज़ से नॉर्मल से ज़्यादा सेंसेशन होना, हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, अगर मान लो किसी पेशेंट को टाइप 1 कोई बोलता है टाइप 1 सेंसिटिविटी है, ठीक है, तो उसको क्या हुआ। ठीक है, उसको अगर मान लो टाइप 3 सेंसिटिविटी बोलता है उसको, तो उसको क्या हुआ, तो उसके हिसाब से अपन देखते हैं। अगर मान लो टाइप 1 है, उसके अंदर जो एंटीबॉडीज़ यूज़ होगी, इसके अंदर एंटीबॉडी यूज़ होगी IgE। आपने देखा होगा सबसे शॉर्टेस्ट मेमोरी होती है सबसे शॉर्टेस्ट एंटीबायोटिक वर्किंग होता है IgE। सबसे लेस्ट अमाउंट में भी यही मिलता है IgE। ठीक है, देन IG, अगर हाइपर सेंसिटिविटी 2 है तो IgG। ठीक है, फर्स्ट हाइपर सेंसिटिविटी 3 है तो भी IgG मिलेगी इसमें भी। ठीक है, दिस ऑल थ्रीज आर, आपको पता है कौन से बॉस हैं, TH2, दिस आर TH2। लेकिन अगर आपको मान लो टाइप 4 हुआ तो ये किसी एंटीबॉडी से नहीं होता, ये होता है सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी से। ठीक है, दिस सेल मीडिएटेड इम्यूनिटी इज टाइप 1, टाइप H1, TH1। ठीक है, मैकेनिक्स क्या होता है इनका। अगर मान लो टाइप 1 एलर्जी हुई, मतलब टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी हुई है, तो बंदे को क्या होगी, एलर्जी होगी। ठीक है, एलर्जी हो जाएगी। देन देर इज एन इफ टाइप 2 देर इज साइटोटॉक्सिक्स की वजह से, इम्यूनो कॉम्प्लेक्स की वजह से। टाइप 3 इम्यूनो कॉम्प्लेक्स, जो इम्यूनो कॉम्प्लेक्स बना वही आपके लिए घातक हो रहा है, उसी की वजह से आपको हाइपर सेंसेशन हो रहा है। ठीक है, और दूसरा है डिलेड, कुछ भी डिले हो रहा है उससे। इसको आप याद कर सकते हो सिंपल निमोनिक्स एसिड्स से। ठीक है, एसिड्स, A फॉर एलर्जी, C फॉर साइटोटॉक्सिक्स, I फॉर इम्यूनो कॉम्प्लेक्स और D फॉर डिलेड। ठीक है, ऑनसेट देखते हैं। ये देखना जैसे जैसे आपकी हाइपर सेंसिटिविटी बढ़ेगी वैसे वैसे आपका जो पीरियड है, जो टाइमिंग है वो भी बढ़ता जाएगा, इंक्रीजेस। ठीक है, अगर मान लो आपको टाइप 1 है, दिस विल रिजॉल्व, आपको पता है एलर्जीज कुछ मिनट्स के लिए रहती है। अगर साइटोटॉक्सिन्स की वजह से हुई कुछ ओवर्स, कुछ घंटों के लिए रहेगी। अगर इम्यूनो कॉम्प्लेक्स की वजह से हुई है ये भी कुछ घंटों तक रहेगी, टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। अगर मान लो आपको डिलेड है, कोई सेल मेडिएटेड इम्यूनिटी से आपको हाइपर सेंसिटिविटी हुई है, देन इट विल कवर अप टू कम से कम डे 2 to 3। आपने देखा होगा कॉमन सर्दी जो होती है, नॉर्मल कोल्ड कफ, ये जाने में आपको कितने दिन लगते हैं, 3 दिन लगते हैं। दिस इज हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं कि ये क्या होता है। हाइपर सेंसिटिविटी के बारे में बात करते हैं। इसके अंदर 2 टाइप के फेज होते हैं। हाइपर सेंसिटिविटी को अपन HSN भी लिखते हैं। ठीक है, द फर्स्ट फेज इज हाई सेंसिटाइजेशन फेज। देखो बेसिकली क्या होता है इसमें, इस पीरियड में कुछ नहीं होता है। बेसिकली जिस चीज़ से आपको एलर्जी है उस चीज़ के बारे में आप देखो, सिंपल सी बात है। इसका भी एग्जांपल देते हैं अपन। मान लो एक छोटा चिंटू है, ही इज़ 4 years अगो, छोटा बच्चा 4 साल का है। ठीक है, अभी इसकी दादी माँ आई कोई, अभी तक ये सिटी में रहता था, सिटी बॉय है। कौन सा बॉय, सिटी बॉय। इसने कभी भी एग्जाम्पल के नाम पे पीनट, कच्चे पीनट नहीं खाए, रो पीनट नहीं खाए, नॉट ईटन, अभी तक कभी जिंदगी में नहीं खाए। 4 साल का हो गया बच्चा। अब इसकी क्या आ गई, दादी आई है घर पे, ये अभी भी 4 साल का है। ठीक है, इसकी दादी आई है, इस दादी ने इसको क्या, ये जो रो पीनट है वो दे दिया खाने को लिया कि ले बेटा मैं खा रही हूँ तो तू भी खा। ठीक है, इस बच्चे ने खा ली, लेकिन इसको पता नहीं है कि देट ही हैव अ पीनट सेंसेशन या पीनट एलर्जी, इसको पीनट की एलर्जी है, इसको नहीं पता अभी तक। ठीक है, 4 years का भी बच्चा है। ठीक है, तो सेंसिटाइजेशन फेज क्या होती है, जब भी कोई एलर्जन जिससे भी आपकी बॉडी को एलर्जी है, जिस एलर्जी सिंपल से किसी भी चीज़ से हो सकती है, कोई भी चीज़, जैसे कि ये पीनट का दाना है, ये भी आपकी बॉडी के लिए क्या है, फॉरेन पार्टिकल। ठीक है, दिस इज ऑल्सो ए फॉरेन पार्टिकल, तो इससे भी आपको क्या हो सकती है, एलर्जी हो सकती है। ठीक है, तो बॉडी इसको भी फॉरेन पार्टिकल्स एज ए रिकॉग्नाइज कर जाएगी, तो उसके खिलाफ हाइपर सेंसेशन पैदा कर सकती है। लेकिन जब इसने फर्स्ट टाइम पीनट्स खाए, फर्स्ट टाइम, तो इसको कुछ नहीं हुआ, क्यों, जबकि इसको पीनट से हाइपर सेंसिटिविटी थी, पर कुछ क्यों नहीं हुआ, क्योंकि जब भी फर्स्ट टाइम कुछ नई चीज़ आती है एलर्जी, अपन ने देखा होगा कि एंटीबॉडीज बनने में टाइम लगता है, कितना, कम से कम 1 week लगता है। तो वैसे ही
ये जो पीनट है इसको भी, इसके लिए भी जो एलर्जेंस बनेगी कौन सी बनेगी, IgE। ये किससे बाइंड हो जाएगी, मास्ट सेल से। ये किससे बाइंड हो जाएगी, मास्ट सेल से बाइंड हो जाएगी। ये IgE ये मास्ट सेल से बाइंड हो जाएगी, ठीक है, मास्ट सेल से बाइंड हो जाएगी। IgE बाइंड्स टू द मास्ट सेल्स, ठीक है, और इससे होगी आपको एलर्जी। बट ये कब तक, इसको कब तक टाइम लगेगा, इट रिक्वायर्स मिनिमम अप टू 1 वीक, क्योंकि इसको बनने में देर लगती है। सो जब भी बच्चा पहली बार फर्स्ट टाइम पीनट खाएगा इसको कुछ नहीं होगा, दे हैव नथिंग टाइप ऑफ एनी एलर्जी। बट जैसे ये सेकेंड टाइम खाएगा, यहाँ पर कौन तैयार बैठा है, देर इज IgE बैठी है, IgE विथ मास्ट सेल्स बैठे हैं। ये जैसे पीनट का टुकड़ा देखेंगे आपकी बॉडी के अंदर खाते हुए, आपने मजे किए, ये तुरंत से क्या शो करेंगे, एलर्जी शो करेंगे। और फिर बच्चा उसके बाद से उसकी ज़िंदगी में क्या बोलेगा, आई डोंट वांट पीनट्स बिकॉज आई हैव एलर्जी विद अ पीनट। इट्स एग्जाम्पल, ठीक है। तो ये होता है सेंसिटाइजेशन फेज, जिसके अंदर कुछ नहीं होता है, लेकिन एलर्जेंस जो होते हैं वो डेवलप होते हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा थ्योरेटिकल लैंग्वेज में लिख लेते हैं। देखो क्या हो रहा है इसके अंदर, इसका एग्जाम्पल अगर कोई पूछे, सेंसिटाइजेशन फेज का एग्जाम्पल कोई पूछे, तो इट इज़ टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। अब इसको मैं लिख लेता हूँ पूरा क्या होता है। देखो, जैसे ही व्हेन द एलर्जन कम टू बॉडी, ठीक है, जैसे ही बॉडी के अंदर एलर्जेंस आए, ये एलर्जेंस किसके पास जाएंगे, आपको पता है किसके पास जाएंगे, एपिसिस के पास जाएंगे। कोई भी फॉरेन बॉडी है वो कहाँ ले जाएगी, एपिसिस। एपिसिस कहाँ जाएगी, इसको TH बॉस के पास, ठीक है। ये TH क्या करेगा, आपको इम्यून रिस्पॉन्स देगा, कौन सा, TH2। ये क्या है, इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स है, इम्यून रिस्पॉन्स दे दिया इसने TH2 का, ठीक है। इट रिलीज, इसने कौन सा इंटरल्यूकिन रिलीज किया, TH2 ने। एलर्जी की बात हो रही है अभी, ठीक है। इधर अब यहाँ पर ये इसने रिलीज किया इंटरल्यूकिन 4। कौन सा यूज़ किया, इंटरल्यूकिन 4। ये लिख देता हूँ, रिलीज, इट रिलीजेस इंटरल्यूकिन 4। ये इंटरल्यूकिन फोन से कौन रिलीज हो गया, इससे जो आपका क्लास स्विचिंग चालू हो गया, इंटरल्यूकिन 4 से क्या चालू हो गया, क्लास स्विचिंग। और क्लास स्विचिंग से कौन सा एंटीबॉडी बन गया, IgE विच इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलर्जीज। दिस IgE बैठा है, अभी है कहाँ बैठा है, दिस IgE बाइंड्स टू मास्ट सेल्स, ठीक है। और ये जो कॉम्प्लेक्स है ये बनकर अब तैयार हो गया, कौन से पीरियड में, सेंसिटाइजेशन फेज में। दिस कॉम्प्लेक्स इज बिकम रेडी, बट अभी तक किसी को कोई एलर्जी नहीं हुई है, जो एलर्जेंस आया उससे कोई एलर्जी नहीं हुई है, ठीक है। अभी तक सिर्फ ये जो है वो बन के तैयार हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट फेज है इफेक्टर फेज, ठीक है। नेक्स्ट जो फेज है वो कौन सा है, इफेक्टर फेज, इफेक्टर फेज। अब इफेक्टर फेज में क्या हो रहा है, अब क्या हो रहा है, वापिस से अगेन द एलर्जन कम। अभी एलर्जन कुछ भी हो सकता है, वो पोलन ग्रेन भी हो सकता है, ठीक है, वो डस्ट भी हो सकती है, ठीक है, वो पीनट भी हो सकता है, वो कोका कोला भी हो सकता है, वो स्वीट भी हो सकता है, वो कुछ भी हो सकता है एलर्जेंस। जो भी आपकी एंटीबॉडी, जो भी आपकी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो उसको एलर्जेंस मान ले, वो एलर्जेंस है उसके लिए, ठीक है। अभी जो एलर्जन है कम्स अगेन इन बॉडी, फिर से आया, फिर से कहाँ से आया, जो आपका दोस्त है इसने फिर से पीनट्स खाया, इसने फिर से उस जगह पर गया जहाँ से इसको एलर्जी हो रही थी, क्योंकि पिछली बार इसको कुछ नहीं हुआ था, क्योंकि पिछली बार सिर्फ ये जो कॉम्प्लेक्स है वो बनके तैयार हुआ था। अब तो इसके बॉडी में कॉम्प्लेक्स बनके तैयार है, अब तो तू बेटा खा, अब तो तू मटर खा। खाते ही तुरंत जो होगा वो क्या होगा, तुरंत के तुरंत एलर्जेंस का जो रिएक्शन है वो शुरू हो जाएगा, ठीक है। सो दिस IgE बाउंड टू मास्ट सेल्स एंड डिग्रेनुलेट एंड रिलीज हिस्टामिन्स, ठीक है। अब ये जो एलर्जेंस बनना अपने पास क्या तैयार है, अपने पास तैयार है IgE प्लस मास्ट सेल्स, ठीक है। और ये क्या रिलीज करेंगे, हिस्टामिन्स। और ये हिस्टामिन्स जो होते हैं, दिस आर फीवर, दिस आर कोल्ड्स, दिस आर हाई टेम्परेचर, दिस आर फीवर्स, दिस आर शिवियर, दिस आर चिल्स, कुछ भी हो रहा है बॉडी में वो किसकी वजह से हो रहा है, हिस्टामिन्स। और आपको पता है इस टाइम पर अपन ड्रग कौन सी देते हैं, ड्रग ऑफ चॉइस एंटी हिस्टामिन्स,
अपन क्या देते हैं, एलर्जी होती क्या देते हैं, एंटी हिस्टामिन दे देते हैं, जैसे कि सिट्रिजिन्स, लिवोसिट्रिजिन्स, मोन्टेलुकास, ये सब क्या है, एंटी हिस्टामिन है। ठीक है, ये हिस्टामिन को कम कर देंगे फिर, ठीक है, एलर्जी को कम कर देंगे ये। ठीक है, तो ये सब कुछ पूरा था जो था वो किस टाइप का था, ये दो था फेसेस था। ठीक है, अब अपन बात करते हैं जो टाइप पढ़ा अपन ने, जो टाइप 1 2 3 4 पढ़े, वो सारे के बारे में अपन एक एक करके पढ़ते हैं। ठीक है, तो ये सिंपल समझ में आ गया, सेंसिटाइजेशन फेज और इफेक्टर फेज। तो सबसे पहले बात करते हैं टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी की। टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी, टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी आपको पता है कुछ मिनट्स के लिए रहती है, पर कब कब हो सकती है, पेशेंट्स इफ हैव अस्थमा, ठीक है, इफ ही हैव एटोपिक डर्मेटाइटिस, एटोपिक इट इज अ लोकल एलर्जी, ठीक है, एटोपिक डर्मेटाइटिस, या फिर उसको एटोपिक राइनाइटिस है, एटोपिक राइनाइटिस। इससे एक स्पेशल फीवर का नाम है जिसका नाम है हे फीवर, ये पॉलन से होता है। ठीक है, एटोपिक राइनाइटिस, ये किससे होता है, इसका नाम है हे फीवर, जिससे जो फीवर होता है उसको है फीवर, है कि वो जो पॉलन उड़ते हैं वो इससे होता है, पॉलन से मेजरली। ठीक है, तो ये जो है टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी शो करते हैं। नेक्स्ट, कुछ ड्रग्स और फूड एलर्जीज हैं, वो भी ड्रग और फूड एलर्जीज, क्योंकि मोस्ट कॉमन टाइप है टाइप 1। ठीक है, तो ड्रग और फूड एलर्जीज आपको पता है, कुछ दवाई, किसी को कुछ दवाई लेने से एलर्जी होती है, किसी को कुछ खाने से एलर्जीज होती है, वो भी कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी है, टाइप 1। ठीक है, सो आपने देखा होगा कि एलर्जीज होती है कुछ मिनट्स के लिए, कुछ हाफ एन आवर के लिए, 15-20 मिनट के लिए रहती है, फिर चली जाती है। ठीक है, सो ड्रग्स एंड फूड एलर्जीज आल्सो इन टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, अगर अपन को मान लो कि अगर अपन को पता है कि ये सेंसिटिविटी कुछ और घातक रूप ले सकती है, तो वी हैव टेस्ट आल्सो। ठीक है, तो वी कैन यूज फॉर टाइप 1 सेंसिटिविटी वी कैन यूज कसोनिस टेस्ट। ठीक है, टेस्ट कौन सा है, कैसोनिस टेस्ट, कैसोनिस टेस्ट। ठीक है, इट इज डन फॉर हाइड्रेटेड डिसीज कॉज्ड बाय एकाइनोकोकस, लिख लो वो भी, डन फॉर हाइड्रेटेड डिसीजेस कॉज्ड बाय एकाइनोकोकस। ये था आपका टाइप 1 हाइपर सेंसिटिविटी। टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है, इसका एक फेमस एग्जांपल है माइस्थेनिया ग्राइविस। माइस्थेनिया ग्राइविस के टाइम पर जो भी एलर्जी हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो कौन सी होती है, टाइप 2। तो अब इससे मेडिकल का एग्जांपल, मेडिकल कैंसर्स भी दे सकते हो, मेडिसिन की, सॉरी, माइस्थेनिया ग्रेविस के अंदर कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है, टाइप 2। ठीक है, माइस्थेनिया ग्रेविस इज अ परफेक्ट एग्जांपल फॉर द टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स, आपने ब्लड ट्रांसफ्यूजन सुना होगा। ठीक है, उसके अंदर जो भी पेशेंट को हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो भी किसकी वजह से होती है, कॉम्प्लेक्सेस जो साइटोटॉक्सिन्स बनते हैं उसकी वजह से होती है। ठीक है, तो ब्लड ट्रांसफ्यूजन इज एन एग्जांपल ऑफ टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स और RH इनकम्पेटिबिलिटी, टिबिलिटी। ठीक है, और साथ ही साथ ग्रेव्स डिसीज, इसके अंदर भी कौन सी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। ठीक है, और भी कुछ इंपॉर्टेंट डिसीजेज जैसे कि रूमेटिक फीवर। रूमेटिक फीवर जब भी आप पढ़ोगे उसमें आप पढ़ोगे टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी। ठीक है, तो रूमेटिक फीवर से भी टाइप 2 हाइपर सेंसिटिविटी होती है। दूसरा, हाइपर एक्यूट ग्राफ रिजेक्शन, हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन। ठीक है, और अगर मान लो कि पेशेंट जो है वो पॉजिटिव है किसका, परनीशियस एनीमिया का, परनीशियस एनीमिया का, तो भी कौन सी सेंसिटिविटी हो सकती है, हाइपर सेंसिटिविटी टाइप 2। ठीक है, इसको याद करने की एक सिंपल सी टेक्निक है, माई BG इज RH, R और H। ठीक है, पॉजिटिव। ठीक है, इसको याद करने का, टाइप 2 याद रखने के लिए एक अच्छी सी ट्रिक है, माई BG इज RH पॉजिटिव। ठीक है,
नेक्स्ट है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी। बस इसमें आपको पता है माइक्रोबायोलॉजी जो होती है वो पूरी पूरी रटने की सब्जेक्ट है आपको, ठीक है। जब तक आपके बैक्टीरिया वायरसेस वगैरह नहीं आएंगे, जब तक इंट्रोडक्शन चलेगा, तब यू हैव टू हैंडल दिस। टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी कब कब होती है? आपने मेडिसिन में एक नाम सुन रखा होगा, सिस्टमिक लूपस इरिथेमेटस, SLE। इसके अंदर जो हाइपर सेंसिटिविटी होती है वो कौन सी होती है? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। सीरम सिकनेस जिससे हो जाता है, सीरम सिकनेस, ठीक है। दूसरा हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया। किसी पेशेंट को निमोनिया है लेकिन कैसा है? हाइपर सेंसिटिव निमोनिया। तो उस टाइम पे कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी होती है? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी निमोनिया। निमोनिया भी नहीं, इट्स निमोनाइटिस इन्फेक्शन है, ठीक है, इट्स निमोनाइटिस। नेक्स्ट है फार्मर्स लंग, जिसको बोलते हैं आर्थूस रिएक्शंस, आर्थस रिएक्शन, जिसको फार्मर लंग्स भी बोलते हैं, फार्मर लंग्स। इस टाइम पे भी कौन सी सेंसिटिविटी होती है? टाइप 3। दूसरी है रूमेटॉइड आर्थराइटिस, वहाँ पे कौन सा था? रूमेटॉइड फीवर था, ठीक है। यहाँ पे रूमेटॉइड आर्थराइटिस, और साथ ही साथ रिएक्टिव आर्थराइटिस में, इन दोनों में भी कौन सा होता है? टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होता है, ठीक है। उसके बाद PSGN, पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलर नेफ्राइटिस, इसके अंदर टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी होती है, ठीक है। और दूसरा लास्टली है माइकोबैक्टीरियम लेपेरा रिएक्शन टाइप 2, लेपेरे रिएक्शन टाइप 2, ठीक है। इसके अंदर भी कौन सी होती है? ये वाली। अब इसको देखो, SHARP, ठीक है, SHARP, इसको आप याद कर सकते हो शार्प से, ठीक है। और इधर से आप देखो, इसको याद कर सकते हो आप माइंड से। सो द निमोनिक्स इज फॉर टू लर्न टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी इज शार्प माइंड। तो अब थोड़ा सा आपको इंटरेस्टिंग हाइपर सेंसिटिविटी दिखाता हूँ, टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी, ठीक है। एग्जाम्पल सुन सुन के तो गए अपन। तो टाइप 4 हाइपर सेंसिटिविटी थोड़ा मेडिकल इन्वॉल्व है। देखो अपन ने पढ़ा था कि जितने भी हाइपर सेंसिटिविटी थे, कहाँ गए? ये रहे। वो सारे के सारे या तो कुछ मिनट्स चल रहे हैं, कुछ घंटे चल रहे हैं, लेकिन सिर्फ टाइप 4 जो है वो कुछ दिनों तक चल रहा है, मतलब कुछ दिनों तक हाइपर सेंसेशन है। ऐसा क्यों? ठीक है, तो उसके बारे में देखते हैं। अपन ने एक स्टेज पढ़ी थी, कौन सी स्टेज थी? जब TH1 जो है वो इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है, इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है, इम्यून रिस्पॉन्स दे रहा है, ठीक है। विच रिलीज या विच एक्टिवेट टी को एक्टिवेट कर दिया इसने, ठीक है। यहाँ पर टी क्या हो गया? एक्टिवेट हो गया, लेकिन अब कुछ कर नहीं रहा है, अब इसके आगे कुछ नहीं कर रहा है। अब सेकंड में जब इफेक्टर फेज आया, यहाँ पर इफेक्टर फेज आया, ठीक है, तो अब क्या करेगा? ये रिलीज करेगा इंटरफेरॉन, इट रिलीज इंटरफेरॉन। अब ये इफेक्टर फेज मतलब जब आपका एलर्जन वापस से आया, ठीक है, ये रिलीज करेगा इंटरफेरॉन गामा, ठीक है। और इट टेक्स 2 to 3 days, 2 to 3 days, it takes 2 to 3 days symptoms to begin, ठीक है, ये चीज याद रखना, symptoms to begin after exposure of antigen, आफ्टर एंटीजन एक्सपोजर। मतलब जैसे ही एंटीजन आया, ये तुरंत के तुरंत रेस्पॉन्स नहीं करेगा, ये इंटरफेरॉन गामा सीक्रेट करेगा, जिसको 2 से 3 दिन लगेंगे सिम्टम्स आने में। सिम्टम्स कौन से? हिस्टामिन्स रिलीज करने में, ठीक है। सो इन टाइप 4 हाइपर सेंसेशन देयर इज एन लैक ऑफ द डेज, ठीक है, कुछ टाइम लगेगा, ठीक है। और ये किस किस में दिखा जाता है? इसके एग्जाम्पल्स आर द फॉर द कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस, कॉन्टैक्ट डर्मेटाइटिस,
ठीक है। दिस इज ए, आपने देखा होगा किसी को पॉइजन है, किसी ने पॉइजन खा लिया, किसी ने निकल खा लिया, किसी ने इस टाइप के अंदर जब कांटेक्ट होता है तो उस टाइम पे थोड़ा सा देर से जो है सिम्टम्स रिलीज होते हैं। ठीक है। दूसरा है हाशिमोटोस डिसीज, हाशिमोटोस डिसीज, ठीक है, या फिर मल्टीपल स्क्लेरोसिस, मल्टीपल स्क्लेरोसिस, ठीक है। दूसरा है ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज क्या होता है बेसिकली, इसके बारे में भी थोड़ी देर में बाद में डिस्कस करते हैं, ग्राफ्ट वर्सेस होस्ट डिसीज। और उसी का दूसरा नाम है क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन। क्रोनिक या ग्राफ्ट की वजह से ट्रांसप्लांट लिख लो, क्रोनिक ट्रांसप्लांट, नाम से समझ गए हो गया। हालांकि आप अगर मान लो किसी को किडनी ट्रांसफ़र करानी है, किसी को लिवर ट्रांसफ़र कराना है, किसी को हार्ट ट्रांसफ़र कराना है, तो देयर इज एन होस्ट जो देता है और ग्राफ्ट, ठीक है, मतलब सॉरी होस्ट जो लेता है, ग्राफ्ट जो चीज़ ले रहा है, ठीक है, जैसे कि हार्ट ले रहा है, जो भी कुछ, तो उसका जो रिजेक्शन होता है, उसमें जो डिसीज़ हो जाती है वो हो जाती है आपके ये वाली, उसके टाइम पे जो हाइपर सेंसेशन होता है वो टाइप 4 हाइपर सेंसेशन होता है। उसके बाद कुछ स्किन टेस्ट की बात करते हैं अपन, कुछ स्किन टेस्ट की बात करते हैं। स्किन टेस्ट जो है वो इम्पोर्टेंट है वन लाइनर क्वेश्चंस के हिसाब से, ठीक है। तो जो इंपॉर्टेंट है वो ये अपन इधर नोट डाउन करते हैं। सबसे पहला है मानटॉक्स टेस्ट, आपने सुना होगा मानटॉक्स टेस्ट फॉर यूज फॉर टीबी, टीबी टेस्ट करने के लिए अपन मानटॉक्स टेस्ट यूज़ करते हैं। सो सबसे फर्स्ट है मानटॉक्स टेस्ट। मानटॉक टेस्ट इज यूज्ड टू रिलेटेड टू ट्यूबरकुलिन प्रोटीन, किसको डिटेक्ट करता है ये, रिलेटेड टू ट्यूबरकुलिन प्रोटीन, ट्यूबरकुलिन प्रोटीन को डिटेक्ट करता है, मतलब टीबी को डिटेक्ट कर रहा है, पर कैसे, ट्यूबरकुलिन प्रोटीन को डिटेक्ट करके, ठीक है। दूसरा है लेप्रोमाइन टेस्ट, लेप्रोमाइन टेस्ट, इट इज फॉर एम लेपेरा, ठीक है। नेक्स्ट है फ्री टेस्ट, फ्री नहीं फ्री, इट इज नॉट फ्री, इट इज फ्री, इट इज यूज्ड फॉर LGV, फॉर LGV मीन्स लिम्फोग्रेनुलोमा वेनेरियम। अपन आगे पढ़ेंगे। इट इज अ सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन कोज्ड बाय क्लेमाइडिया बैक्टीरिया से होती है LGV, ठीक है। तो उसको टेस्ट करने के लिए कौन सा टेस्ट है, फ्री टेस्ट, ठीक है। और चौथा है मोंटेनेग्रो टेस्ट, इसका नाम, इस बीमारी का नाम सुन रखा होगा आपने, लेशमानिया, लेशमानिया डिसीज, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टेस्ट हैं जो कि इंपॉर्टेंट फॉर यूर एज ए वन लाइनर, ठीक है। क्वेश्चन वन लाइनर। आपके इम्यूनोलॉजी में छोटा सा टॉपिक रह गया है ट्रांसप्लांट। आपने देखा होगा ट्रांसप्लांट बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है। तो अपन को कुछ एग्जांपल्स पढ़ने हैं, सिर्फ समझना है आपको कि होता क्या है आपके मेडिकल नॉलेज के लिए, ठीक है। सबसे पहला होता है ऑटोग्राफ्ट, ऑटोग्राफ्ट ये इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉमन है, इंडिया में नहीं, ये वर्ल्ड वाइड बहुत ज़्यादा कॉमन है। अगर कोई भी सर्जरी होती है तो अपना खुद का ही पार्ट, ठीक है, खुद का ही पार्ट खुद ही को लगाना का, सेल्फ टिश्यू, उसका नाम ही ऑटो है, ठीक है, सेल्फ टिश्यू ट्रांसफर्ड, सेल्फ टिश्यू ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन पार्ट ऑफ ऑर्गन टू अनदर पार्ट, ठीक है, खुद का पार्ट है, ठीक है। एग्जाम्पल स्किन ग्राफ्ट्स, आपने देखा होगा कभी भी कोई भी रिकन्स्ट्रक्शन सर्जरी होती है उसके अंदर स्किन ग्राफ्ट्स जाते हैं थाइस वगैरह से, ठीक है। तो इट इज़ एग्जाम्पल ऑफ ऑटोग्राफ्ट। एक और आजकल बहुत ज़्यादा इंडिया में चल रहा है हेयर ट्रांसप्लांट।
हेयर ट्रांसप्लांट के अंदर भी अपन कैसे यूज़ करते हैं, ऑटोग्राफ्स यूज़ करते हैं, ठीक है, हेयर ट्रांसप्लांट, स्किन ग्राफ्ट्स एक्सेट्रा। दूसरा है आइसोग्राफ्ट्स, आइसोग्राफ्ट, ठीक है, इट इज ट्रांसफर बिटवीन टू आइडेंटिकल जेनेटिक्स, ठीक है, या फिर जेनेटिकली आइडेंटिकल्स, ठीक है, तो इट इज ट्रांसफर बिटवीन टू जेनेटिकली आइडेंटिकल, मतलब दो आइडेंटिकल जेनेटिक्स के बीच में। एग्जाम्पल मोनोजाइगोटिक ट्विंस, ठीक है। आपने जाइगोट मतलब ये आपने वो पढ़ा होगा पीडियाट्रिक्स डिपार्टमेंट या ऑब्सगाइनी पढ़ी होगी, आपने पढ़ी होगी, उसके अंदर आपने देखा होगा मोनोजाइगोट ट्विंस होने के चांसेस कितने होते हैं। तो आइडेंटिकल जेनेटिकली सेम, मतलब एक ही जीन के अलग अलग दो अलग अलग पर्सन्स, ठीक है। तो मोनोजाइगोटिक ट्विंस होने के चांसेस कितने, 1 in 250 प्रेगनेंसीज, 250 प्रेगनेंसी में कोई एक प्रेगनेंसी होगी जो कि मोनोजाइगोटिक ट्विंस होगी, और उनके अंदर भी कोई दिक्कत आ गई जिसकी वजह से अपन को इनको ग्राफ्टली चेंज करना पड़ेगा, मतलब इसका लीवर निकाल के उसको निकालना पड़ेगा। सो ये जो केस है मोनोजाइगोटिक ट्विंस, यही अपने आप में रेयर है, तो इसके अंदर ट्रांसफर होना इट इज़ ए वेरी रेयर केस, ठीक है। सो आइसोग्राफ्ट्स आर वेरी रेयर, ठीक है। सो दिस आर नॉट आस्क्ड इन द एग्जाम्स वेरी वेल, बस आपको याद होना चाहिए आइसोग्राफ्ट्स होते क्या है, ठीक है, क्योंकि आपकी जो एग्जाम लेने वाले उनका कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट है एलोग्राफ्ट्स, एलोग्राफ्ट्स, ठीक है, इट इज ट्रांसफर बिटवीन टू सेम स्पीसीज विच इज मोस्ट कॉमन, ट्रांसफर बिटवीन टू सेम स्पीसीज, ठीक है, जो कि सबसे ज़्यादा कॉमन होता है अपने अंदर, ठीक है, बिटवीन ह्यूमंस, जैसे कि इसको बोल लिख सकते हैं मोस्ट ट्रांसप्लांट जितने भी होते हैं वर्ल्ड वाइड वो सारे यही होते हैं, मोस्ट ट्रांसप्लांट्स किस में होते हैं ये, बिटवीन टू ह्यूमंस, दो ह्यूमंस के बीच में, बिकॉज दिस सेम स्पीसीज की बात की जा रही है, ठीक है। नेक्स्ट है जीनोग्राफ्ट, जीनोग्राफ्ट इट इज बिटवीन ट्रांसफर बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, ट्रांसफर बिटवीन टू डिफरेंट स्पीसीज, मतलब आपने सुना होगा पहले ज़माने मूवीज़ में एक चीज़ डायलॉग सुनी जाती थी कि बकरे की आंख लगा दी, ठीक है, घोड़े का लीवर लगा दिया, ठीक है, घोड़े की टांग लगा दी, तो कोई दौड़ता हो फास्ट उसका बोलते थे पहले कि इसके घोड़े की टांग लगी हुई है क्या। सो इस टाइप के अगर कोई ग्राफ्ट्स होते हैं उसको बोलते हैं जीनोग्राफ्ट्स, ठीक है, पहले यूज होते थे, लेकिन आज के टाइम पे बढ़ते इन्फेक्शंस को देख कर अपन ये जो चीज़ें हैं वो कम हो जाती है, ठीक है। और ये तो था नॉर्मल जो ग्राफ्स होते हैं, ऑटोग्राफ्ट, आइसोग्राफ्ट, एलोग्राफ्ट्स और जीनोग्राफ्ट्स। माइक्रोबायोलॉजी के अंदर ग्राफ का रिजेक्शन हो जाता है, देर इज ए ग्राफ्ट रिजेक्शंस, मतलब ग्राफ को लगा देते हैं फिर प्रॉब्लम हो जाती है पेशेंट्स को, ठीक है। सो देर इज ग्राफ्ट रिजेक्शंस, ठीक है। दिस आर द हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन, दिस इज परफॉर्म एंटीबायोटिक, दिस विल हैपन मिनट्स टू ओवर्स, कुछ मिनट्स में हो जाएगा ये, ठीक है। सबसे पहला कौन सा है आपका, हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शंस, हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट सॉरी हाइपर एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। ये कब होता है, दिस इज ड्यू टू परफॉर्म्ड एंटीबायोटिक्स, सबसे पहले तो एंटीबायोटिक्स के चक्कर में, ठीक है, और दिस हैपन्स विद इन मिनट्स
2 आवर्स, मतलब अभी लगाया अभी पता पड़ जाएगा आपको, ठीक है। दूसरा होता है एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शंस। एक्यूट से ना पता पड़ रहा है, ना ज़्यादा समय लगा रहा है, ना ज़्यादा कम लगा रहा है, ठीक है। एक्यूट ग्राफ्ट रिजेक्शन, इसके अंदर क्या हो रहा है, दिस इज ड्यू टू साइटोटॉक्सिक टी सेल्स मीडिएटेड, साइटोटॉक्सिक टी सेल्स मीडिएटेड, ठीक है। और दिस हैपन्स इन वीक्स टू मंथ्स, कुछ हफ्ते लगेंगे, वीक्स टू मंथ्स, ठीक है। और लास्टली है क्रोनिक, थर्ड वन इज क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन, क्रोनिक ग्राफ्ट रिजेक्शन, ठीक है। दिस इज ड्यू टू क्रोनिक मेडिएटेड, ठीक है। और दिस विल हैपन्स 1 to 2 years आफ्टर द ट्रांसप्लांट, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, मंथ्स टू ईयर्स आफ्टर ट्रांसप्लांट, मतलब ट्रांसप्लांट हुआ उसको 1 साल बाद पता पड़ रहा है कि ये रिजेक्ट हो चुका है, ठीक है, तो अपन को निकालना पड़ेगा, ठीक है, मंथ्स टू ईयर्स आफ्टर ट्रांसप्लांट। अगर पूरे माइक्रोबायोलॉजी में एक चीज़ याद रखो, अगर मान लो एक्यूट की बात की जाए तो इट इज शॉर्ट टाइम फॉर पीरियड, शॉर्ट टर्म पीरियड, और अगर मान लो क्रोनिक की बात की जाए तो इट्स लॉन्ग टर्म पीरियड, ठीक है। तो ये था आपका पूरा ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में। नेक्स्ट चालू करेंगे अपन बैक्टीरियोलॉजी, वेरी इंटरेस्टिंग और माइक्रो का सबसे बड़ा टॉपिक है। सो नेक्स्ट वीडियो में अपन चालू करेंगे बैक्टीरियोलॉजी, ठीक है। थैंक यू।